पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी पीटीआई की हिदायत पर कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की, चाहते हैं मुल्क में हम आहंगी और मफाहमत हो। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 सबूत है, हमारे उम्मीदवार ही जीते हैं, मगर फॉर्म 47 में नताइज तब्दील किए गए। मौलाना फजलुर रहमान जमात इस्लामी ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और मुतनाज़ हो जाते हैं, इंतखाबात का मकसद फौत हो गया है। उनका कहना था कि हम बानी पीटीआई की हिदायत पर सियासी जमातों से राबते कर रहे हैं और उनकी हिदायत पर मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के इनकार के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मदद लेने पर गौर शुरू कर दिया। जराए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तें मौजूद हैं, जिसके बाद पीटीआई का जेयूआई के साथ केपी में मखलूत हुकूमत बनाने का इम्कान है। जराए पीटीआई का कहना है कि मौलाना और हम इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर एक सफ़े पर हैं। कल पीटीआई और जेयूआईएफ की मुलाकात है। बानी पीटीआई का पैगाम भी मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना में शामिल मजबूत उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। पार्टी जराए के मुताबिक मुश्ताक गनी को सीनियर सूबाई वजीर बनाए जाने का कभी इम्कान है, जबकि बाबर सलीम सवाती को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। इसी तरह अकबर अयूब, फैसल अमीन गंडापुर, अमजद अली, शफीउल्लाह को भी काबीना में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। पार्टी जराए ने बताया कि मर्दान से ताल्लुक रखने वाले जाहिर शाह तोरू, साबिक सूबाई वजीर फजल शकूर, मीना खान और कासिम अली शाह को भी सूबाई काबीना में जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। जराए के मुताबिक नौशहरा से मियां उम्र काबीना का हिस्सा बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि बन्नू से जाहिदुल्लाह, जनूबी वजीरिस्तान से आसिफ खान को सूबाई काबीना में शामिल किया जा सकता है। खिचड़ी बन रही है, नई हुकूमत 8 या 10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। जेडीए के रहनुमा पीर पगारा का दावा। जामशोरों में धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि अगर बानी पीटीआई चोर है तो सब चोर हैं। मेरी नजर में बानी पीटीआई चोर नहीं है, बानी पीटीआई से कुछ गलतियां हो गई होंगी। इलेक्शन में बड़ी तादाद में खरीदो फरोख्त हुई और इस वक्त इलेक्शन कमीशन कहाँ था। आप इंसाफ नहीं देंगे तो लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। लियाकत जतोई बोले, 8 फरवरी का इलेक्शन था या धांधला था? अगर ये धांधला था तो इसके पीछे कौन है? जरदारी को चौथी बार सिंध दिया गया, उसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है? रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। एक बार फिर पाकिस्तान की आवाम की राय को रौंदा गया। ये जमहूरियत पर खुला हमला था। शेर अफजल मरवत, शांताना गुलजार, समीबा ताहिर, रेहाना डार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन मुहिम में हर रोज हमारे कारकुनान को उठाया जा रहा था। पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को तारीखी वोट दिया, जिस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट दिए। रात 10 बजे तक जीतने वाले पोलिंग स्टेशन के नताइज आए। उनके मुताबिक मैच जीत रहा था। इलेक्शन से कबल पार्टी का निशान लेकर आवाम को मजीद मुश्किल में डाला गया था। पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत को डीरील करने की कोशिश की और इसके लिए डिजिटल दहशतगर्दी पर 100 अरब रुपए खर्च भी किए गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने अताताड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने झूठे की पिटारी खुलने वाली है। पीटीआई ने झूठा बयानिया बनाया। उन्होंने सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। हमने तमाम तस्दीक शुदा चीजें इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं।
हुकूमत साजी के बाद गवर्नर्स की तकरूरी का मामला। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सख्त गिर गवर्नर लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब के लिए राना सनाउल्लाह का नाम जेर गौर है। राना सनाउल्लाह को ज़मीनी इलेक्शन ना लड़वाया गया तो गवर्नर पंजाब के मनसब पर लाया जाएगा। इस मनसब पर लाने का मकसद हुकूमती अमूर में मरीम नवाज की सपोर्ट करना होगी। लीगी रहनुमाओं की राय है कि बलीगुर रहमान नर्म मिजाज होने के बायस आइंदा सेटअप के लिए मौसू नहीं है। पंजाब में तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें हुकूमत को टफ टाइम दे सकती हैं। हुकूमत साजी के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत साजी के मामलात को हतमी शक्ल दी जाना थी। इजलास नून लीग की कमेटी की अपनी क़यादत से मुशावरत के बायस मुलतवी हुआ। ज़राए के मुताबिक हुकूमत साजी के मामले पर मुशावरत के लिए दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का मुश्तरका इजलास अब कल होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब की हिफाजती और राहदारी जमानत के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। उमर अयूब वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए। वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि उमर अयूब के खिलाफ कुल 23 मुकदमात दर्ज हैं। 4 केसेस लाहौर, 13 रावलपिंडी, 2 इस्लामाबाद, 3 अटक, 1 केस गुजरावाला में दर्ज है। मेरा दरखास्त गुजार वजीर आजम का उम्मीदवार है 8 हफ्ते दिए जाएं ताकि तमाम मुकदमात में रिलीफ लिया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की गद्दारी बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नवाज शरीफ की NA-15 पर गद्दारी की बहाली की दरखास्त पर समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदौन इलेक्शन कमीशन पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दरखास्त सुनने की इस्तदा मंजूर कर ली। NA-15 मानसहरा पर नवाज शरीफ की गद्दारी की समाअत 20 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की गद्दारियों के लिए 2 सूबाई ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। सिंध हाई कोर्ट के 4 जजेस की बतौर ट्रिब्यूनल जज तकरूरी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 3 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर होंगे। ट्रिब्यूनल जजेस के पास इंतखाबी गद्दारियां हल करने के लिए 180 रोज का वक्त है। उम्मीदवार 45 रोज में इंतखाबी गद्दारियों से मुतालिक दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान के 5 हल्कों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक N-220 से JUIF के मोहम्मद उस्मान बातीनी, जबकि NA-261 से JUIF के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कामयाब करार पाए। NA-262 से PTI हिमायत याफ्ता आदिल खान बाज़ई और NA-264 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाल खान रईसानी को कामयाब करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन में सूबाई असम्बली के हल्के NA-265 से JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को भी कामयाब करार दिया है। तहरीक अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने उठाया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी बोले, कल इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलाप हुआ। अब देखना है कि JUIF और PTI के कारकुन क्या करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मौलाना हारे हैं तो उनका मैंडेट किसने चोरी किया। फजलुर रहमान बताएं, हमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से किसके कहने पर निकाला गया। मैं NA-128 लाहौर से कामयाब हुआ। सलमान अकरम राजा किस हैसियत से RO के दफ्तर गए थे,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओन चौधरी ने कहा कि मुझे कामयाबी का नोटिफिकेशन 9 तारीख को मिला। बुकला बरादरी हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर लाहौर की तरफ से एक रिपोर्ट भी मिली। सलमान अकरम राजा के लोगों ने लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और फेंक दिया। ये समझते हैं कि अपने काले कोट में जो कुछ करेंगे वो कानून है और हम लोग जो करेंगे वो कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी केस में दायर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच 20 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली लार्जर बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीर दलाइल तलब किए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर डायरेक्टर काम करने वाले साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने कौमी टीम की खराब परफॉर्मेंस के हकाइक का इंकशाफ करने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज इतलात आई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी तौर पर तब्दीली के बाद बतौर डायरेक्टर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का किरदार खत्म हो गया। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए मोहम्मद हफीज ने कहा कि मैंने हमेशा पाकिस्तान को ही तरजीह दी और पाकिस्तान की नुमाइंदगी को अपना फख्र समझा। मस्बत रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तानी टीम डायरेक्टर का ओहदा कबूल किया। मुझे पीसीबी ने 4 साल का ये ओहदा पेश किया, लेकिन नए चेयरमैन के साथ ही उसे 2 माह तक महदूद कर दिया गया। हफीज ने कहा कि मुझे जो वक्त दिया गया था उस दौरान मैं हर चीज की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं खराब परफॉर्मेंस की वजूहात और मेच्योर नॉन क्रिकेटिंग हकाइक सामने लाऊंगा। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मैंने हिम्मत नहीं हारी, जब नसीब में हुआ तो कम बैक जरूर करूंगा। अव्वलीन कोशिश यही है कि पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करूं। पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन आसिफ अली कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से पहला सीजन खेल रहा हूं। बड़े अच्छे माहौल में ट्रेनिंग जारी है। बाबर आजम का बड़ापन है कि मुझ पर एतमाद करके अपनी टीम में लिया। क्रिकेट का खेल एक प्रेशर गेम है, इस चीज को अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है। बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ टीमों से खेलने का तजुर्बा मिला। जिस चीज में थोड़ी कमी थी उस पर काम किया है। पीएसएल में उन्हें दिखाने की कोशिश करूंगा। जा रहा मिजाज बल्लेबाज ने मजीद कहा कि अच्छा परफॉर्म करूंगा तो टीम में कम बैक करूंगा। फैन से दुआओं की दरख्वास्त है कि उनके लिए अच्छा परफॉर्म करूं। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना कहते हैं कि लाहौर कलंदर पीएसएल 9 जीतकर हैट्रिक मुकम्मल करेगी। कलंदर्स ने भरपूर तैयारी की है। शाहीन अफरीदी की क़यादत में अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। उन्होंने बताया कि लीग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है लाहौर कलंदर्स शाहीन अफरीदी की क़यादत में टाइटल जीतने की हैट्रिक मुकम्मल करेगी। लाहौर कलंदर्स को अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो बहुत बासलाहियत खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को नए स्टार देंगे। तैंतीसवीं फजर ओपन जीवन चैंपियनशिप पाकिस्तान के हमजा सईद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। तेहरान में खेले गए 87+ कैटेगरी के फाइनल में हमजा सईद ने ईरान के मोहम्मद इब्राहिम हुसैनी को शिकस्त दी। पाकिस्तानी फाइटर्स ने 9-1 और 3-14 से कामयाबी अपने नाम की। सेमीफाइनल में हमजा सईद ने ईरान के आमिर मोहम्मद के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। अदाकारा सायरा यूसुफ की जानिब से अपने साबिक शौहर अदाकारा शहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया सदफ कमल की बेटी को प्यार देने पर अदाकारा की तारीफें की जा रही हैं। सायरा यूसुफ ने 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के मौके पर बेटी नूरे और सदफ कमल की बेटी के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में सायरा को सदफ कमल और साबिक शौहर शहरोज सब्जवारी की कमसिन बेटी को गोद में लेकर प्यार करते हुए देखा जा सकता है।
اور پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ کنزا ہاشمی کی خوبرو اداکارہ ہونے پر بھارتی پنجابی فلم میں جلوہ گر ہونے کو تیار ہیں۔ کنزا ہاشمی اور بھارتی اداکار جیسی گل نے سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر اپنی نئی آنے والی بھارتی پنجابی فلم کا پوسٹر شیئر کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ فلم کا نام حال کیے رکھا گیا۔ اس فلم کی کہانی امان سندھو اور طیب مدنی نے لکھی ہے، جبکہ اسے طیب مدنی، امن پریت سنگھ اور رجویندر سنگھ نے پروڈیوس کیا ہے۔ پوسٹر میں بتایا گیا ہے کہ فلم حال کیے میں کنزا ہاشمی کے علاوہ پاکستانی پنجابی کامیڈی اداکار ہنی البیلا بھی جلوہ گر ہوں گے، جبکہ فلم کی دیگر کاسٹ میں نشا بانو، سمیر ماہی اور کرمجیت انمول شامل ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف نے وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف اور قومی وطن پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر قومی وطن پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی، چاہتے ہیں کہ ملک میں ہم آہنگی اور مفاہمت ہو۔ انہوں نے کہا کہ فارم 45 ثبوت ہے، ہمارے امیدوار جیتے ہیں، مگر فارم 47 میں نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور متنازع ہو جاتے ہیں، انتخابات کا مقصد فوت ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں اور ان کی ہدایت پر مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے انکار کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے مولانا فضل الرحمان سے مدد لینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں نشستیں موجود ہیں، جن کے بعد پی ٹی آئی کا جے یو آئی کے ساتھ کے پی میں مخلوط حکومت بنانے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ ذرائع پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ مولانا اور ہم الیکشن سے متعلق تحفظات پر ایک صفحے پر ہیں۔ کل پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کی ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کا پیغام بھی مولانا فضل الرحمان کو پہنچایا گیا تھا۔ اور آپ کو بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں مینڈیٹ چوری کیا گیا، ایک بار پھر پاکستان کے عوام کو رائے کو روندا گیا۔ یہ جمہوریت پر کھلا حملہ تھا۔ شیر افضل مروت، شاندانہ گلزار، سیمابیہ طاہر، ریحانہ ڈار کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن مہم میں ہر روز ہمارے کارکنان کو اٹھایا جاتا رہا۔ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو تاریخی ووٹ دیا، جس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیے۔ رات 10 بجے تک جتنے پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے ان کے مطابق میں جیت رہا تھا۔ الیکشن سے قبل پارٹی کا نشان لے کر عوام کو مزید مشکلات میں ڈالا گیا تھا۔ عوام نے اس کے باوجود تمام امیدواروں کے نشان یاد رکھے اور ووٹ کاسٹ کیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ میں شامل مضبوط امیدواروں کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مشتاق غنی کو سینئر صوبائی وزیر بنانے جانے کا قوی امکان ہے، جبکہ بابر سلیم سواتی کو ڈپٹی سپیکر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اکبر ایوب، فیصل امین گنڈا پور، امجد علی، شفیع اللہ کو بھی کابینہ میں شامل کرنے پر غور کیا جا رہا۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ مردان سے تعلق رکھنے والے ظاہر شاہ تورو، سابق صوبائی وزیر فضل شکور، مینا خان اور قاسم علی شاہ کو بھی صوبائی کابینہ میں ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق نوشہرہ سے میاں عمر کابینہ کا حصہ بننے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں، جبکہ بنو سے زاہد اللہ، جنوبی وزیرستان سے آصف خان کو صوبائی کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کو متنازع بنا کر جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی پر 100 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے تاتاڑر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ابھی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جھوٹے کی پٹاری کھلنے والی ہے۔
PTI ने झूठा बयानिया बनाया। उन्होंने सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। हमने तमाम तस्दीक शुदा चीजें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। मुस्लिम लीग नून रहनुमा अता ताड़र ने कहा कि PTI की जानिब से सैकड़ों की तादाद में जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। फॉर्म 45 बनते हुए वक्त लगता है। प्रिजाइडिंग अफसर सिक्योरिटी में रिटर्निंग ऑफिस जाता है और फॉर्म 45 जमा कराता है। PTI ने उजलत में फॉर्म 45 तैयार किए हैं। महज 5 या 10% इब्तदाई रिजल्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। हुकूमत साजी के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो चुका है। जराये के मुताबिक इजलास में हुकूमत साजी के मामला को हतमी शक्ल दी जाना थी। इजलास नून लीग की कमेटी की अपनी क़यादत से मुशावरत के बायस मुलतवी हुआ। जराये के मुताबिक हुकूमत साजी के मामले पर मुशावरत के लिए दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का मुश्तरका इजलास अब कल होगा। और अब आपको बताएं कि खिचड़ी बन रही है। नई हुकूमत 8 या 10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। GDA के रहनुमा पीर पगारा ने दावा कर दिया। जामशोरों में धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि अगर बानी PTI चोर है तो सब ही चोर हैं। मेरी नजर में बानी PTI चोर नहीं है। बानी PTI से कुछ गलतियां हो गई होंगी। इलेक्शन में बड़ी तादाद में खरीदो फरोख्त हुई और इस वक्त इलेक्शन कमीशन कहाँ था। आप इंसाफ नहीं देंगे तो लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। लियाकत जतोई बोले कि 8 फरवरी का इलेक्शन था, यहाँ धांधला था। अगर ये धांधला था तो उसके पीछे कौन है। जरदारी को चौथी बार सिंध दिया गया है, उसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। तहरीक अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने उठाया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी बोले, कल इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलाप हुआ। अब देखना है कि JUIF और PTI के कारकुन क्या करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मौलाना हारे तो उनका मैंडेट किसने चोरी किया। फजलुर रहमान बताएं, हमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से किसके कहने पर निकाला गया। सियासत से मौलाना साहब जा नहीं रहे, आ रहे हैं। सब मजे लेने के बाद फजलुर रहमान की जानिब से इन बातों का क्या फायदा। तहरीक अदम एतमाद के बाद सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को मिला है। वो कह देते और तहरीक अदम एतमाद का साथ ना देते। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब की हिफाजती और राहदारी जमानत के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। उमर अयूब वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए। वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि उमर अयूब के खिलाफ कुल 23 मुकदमात दर्ज हैं। 4 केसेस लाहौर में, 13 रावलपिंडी में, 2 इस्लामाबाद में, 3 अटक में, 1 केस गुजरावाला में दर्ज है। मेरा दरखास्त गुजार वजीर आजम का उम्मीदवार है 8 हफ्ते दिए जाएं ताकि तमाम मुकदमात में रिलीफ लिया जा सके। हुकूमत साजी के बाद गवर्नर्स की तकरूरी का मामला। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सख्त गिर गवर्नर लाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब के लिए राना सनाउल्लाह का नाम जेर गौर है। राना सनाउल्लाह को ज़िमनी इलेक्शन ना लड़वाया गया तो गवर्नर पंजाब के मनसब पर लाया जाएगा। इस मनसब पर लाने का मकसद हुकूमती अमूर में मरीम नवाज की सपोर्ट करना होगा। लीगी रहनुमाओं की राय है कि बलीगुर रहमान नरम मिजाज होने के बायस आइंदा सेटअप के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें हुकूमत को टफ टाइम दे सकती हैं। मैंने 128 लाहौर से कामयाब हुआ। सलमान अकरम राजा किस हैसियत से RO के दफ्तर गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओन चौधरी ने कहा कि मुझे कामयाबी का नोटिफिकेशन 9 तारीख को मिला। वकला बरादरी हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर लाहौर की तरफ से एक रिपोर्ट मिली। सलमान अकरम राजा के लोगों ने लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और फेंक दिया। ये समझते हैं कि अपने काले कोट में जो कुछ करेंगे वो कानून है और हम लोग जो करेंगे
وہ قانون نہیں ہے۔ 8 اور 9 فروری کی رات ان کے لوگ آر او کے دفتر پر دعویٰ بولتے رہے۔ ان کے لوگوں نے اپنی مرضی کا رزلٹ بنانے کے لیے زور دیا۔ ہمارے تو کوئی خاندان کا بندہ آر او کے دفتر میں نہیں تھا۔ سلمان اکرم راجہ اپنے 70 لوگوں کے ساتھ آر او آفس گئے تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کی غداریوں کے لیے 2 صوبائی ٹریبونل تشکیل دے دیے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے 4 ججز کی بطور ٹریبونل جج تقرری کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے 3 ججز بطور ٹریبونل جج مقرر ہو گئے ہیں۔ ٹریبونل ججز کے پاس انتخابی غداریاں حل کرنے کے لیے 180 روز کا وقت ہے۔ امیدوار 45 روز میں انتخابی غداریوں سے متعلق درخواستیں دائر کر سکتے ہیں۔ اور خبر آپ کو دیں کہ الیکشن کمیشن نے بلوچستان کے 5 حلقوں کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق N220 سے JUIF کے محمد عثمان بادینی، جبکہ NA261 سے JUIF کے مولانا عبدالغفور حیدری کامیاب ٹھہرے ہیں، جبکہ NA262 سے PTI حمایت یافتہ عادل خان بازئی اور NA264 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جمال خان رئیسانی کو کامیاب دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ N265 سے JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بھی کامیاب قرار دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے NA15 مانسہرہ سے نواز شریف کی غداری بحال کر دی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نواز شریف کی NA15 پر غداری کی بحالی کی درخواست پر سماعت ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے کی۔ نواز شریف کے وکیل جہانگیر جدون الیکشن کمیشن پیش ہوئے۔ جہانگیر جدون نے موقف اختیار کیا کہ میرا تاخیر سے آمد پر غداری مسترد کر دی گئی ہے۔ NA15 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی نہیں ہوئی۔ کئی پولنگ سٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی کے بغیر فارم 47 جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے ممبر نثار دورانی نے کہا کہ ریٹرننگ افسر نے NA15 کی رپورٹ جمع کروائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمام پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 کی بنیاد پر فارم 47 جاری کیا گیا، جس پر وکیل جہانگیر جدون نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمیں موقع دے، ثابت کریں گے کہ کوئی پولنگ سٹیشنز کے ووٹ نہیں گنے گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کیس میں دائر صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ 20 فروری کو سماعت کرے گا۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت حلالی لارجر بینچ میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر عدالتی معاونین سے تحریری دلائل بھی طلب کیے تھے۔ اور یہاں وقت ہے شارٹ بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب، سعد رفیق شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ اعظم نذیر تاڑر، ایاز صادق، احسن اقبال، رانا تنویر، سلمان شہباز اور ملک احمد خان بھی شریک تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شرکا نے نواز شریف کو تجویز دی کہ ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی چاہیے، پنجاب میں نون لیگ اور آزاد اراکین کے ساتھ مل کر آسانی سے حکومت بنا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بنانے کے لیے کسی اتحادی جماعت کی غیر اصولی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ کچھ شرکا کی رائے تھی کہ وفاقی حکومت لینے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب، سعد رفیق شریک تھے۔ اس کے علاوہ اعظم نذیر تاڑر، ایاز صادق، احسن اقبال، رانا تنویر، سلمان شہباز اور ملک احمد خان بھی شریک تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شرکا نے نواز شریف کو یہ تجویز دی ہے کہ ہمیں وفاق حکومت نہیں لینی چاہیے، پنجاب میں نون لیگ اور آزاد اراکین کے ساتھ مل کر آسانی سے حکومت بنا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بنانے کے لیے کسی اتحادی جماعت کی غیر اصولی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔
خبر شامل کریں گے شیخوپورہ سے، جہاں تھانہ بی ڈویژن کے ایس ایچ او شہباز نجمی کو پتنگ بازوں نے سلامی دے دی۔ محلہ رام گڑھا، محلہ مچھلی فارم، جنڈیالہ روڈ، پرانا شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری ہے۔ محلہ رام گڑھا میں موٹر سائیکل سوار دو نوجوان ہارون الیاس اور ارشد یاسین کے گلے میں ڈور پھر گئی، جس سے دونوں نوجوان خون میں لت پت ہو گئے۔ دونوں زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال بھی منتقل کر دیا گیا، جہاں پر موجود ڈاکٹرز نے دونوں نوجوانوں کی حالت سیریس بتائی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو اس متعلق کہ شیخوپورہ میں تھانہ بی ڈویژن کے ایس ایچ او شہباز نجمی کو پتنگ بازوں نے سلامی دے دی ہے۔ محلہ رام گڑھا، محلہ مچھلی فارم، جنڈیالہ روڈ، پرانا شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری و ساری ہے۔ محلہ رام گڑھا میں موٹر سائیکل سوار دو نوجوان ہارون الیاس اور ارشد یاسین کے گلے میں ڈور پھر گئی، جس سے دونوں نوجوان خون میں لت پت ہو گئے۔ دونوں زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر موجودہ ڈاکٹرز نے دونوں نوجوانوں کی حالت سیریس بتائی ہے۔ وزیر توانائی کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے لیسکو اہلکار مسلسل بندوق کی نوک پر ہیں۔ مسلح افراد کا جاتی امرہ کے علاقے میں لیسکو کی لاہور پارک سب ڈویژن ٹیم پر حملہ، عملے کو یرغمال بنا کر بہیمانہ تشدد کیا۔ ملزمان نے شدید ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے دفتر میں توڑ پھوڑ کی اور عملے کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس نے عملے کو بازیاب کروایا۔ ملزمان کے تشدد سے میٹر ریڈر اکبر ولی شدید زخمی ہو گئے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز ساجد کاظمی سے۔ ساجد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی کوہ نور، بالکل، اگر لیسکو اہلکار جان جوکھوں میں ڈال کر بجلی چوری اور ریکوری کے لیے 100% رزلٹ دے رہے ہیں، تو وزارت توانائی بھی مسلسل بے حسی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اپنے اہلکاروں کو بدماشوں اور بااثر افراد کے پرتشدد مسلح حملوں سے تحفظ دینے میں 100% ناکام ہے کہ مسلح افراد نے لیسکو کی جاتی عمرہ سب ڈویژن کے اہلکاروں پر آتشی اسلحہ سے حملہ کر دیا، عملے کو یرغمال بنا کر بےایمانہ تشدد کیا، گالی گلوچ اور تضحیک امیز گفتگو کی، دفتر میں توڑ پھوڑ کی۔ یہ کام آصف رشید، عدیل، سنیال، حافظ عصمت اور عمیر نے 10-12 افراد کے ساتھ مل کر کیا۔ سب ڈویژن میں داخل ہوئے اور بل درستگی کا بہانہ کر لیا۔ میٹر ریڈر اکبر ولی پر شدید تشدد کیا، کپڑے پھاڑ دیے، اسلحہ کے زور پر عملے کو یرغمال بنا لیا۔ 1-5 پر بلائی پولیس نے ملزمان کو بازیاب کرایا اور ملزمان اس کے علاوہ اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ تاہم شدید سیاسی مداخلت دھمکیوں کے باوجود لیسکو اہلکار اپنی مدد آپ کے تحت پرچہ درج کروانے میں کامیاب ہو گئے، مگر ابھی بھی آفیسرز پر سیاسی بااثر لوگوں کا دباؤ ہے کہ معاملہ رفع دفع کروایا جائے۔ جی ساجد کاظمی، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے خبر آپ کو دیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ بطور ڈائریکٹر کام کرنے والے سابق کپتان محمد حفیظ نے قومی ٹیم کی خراب پرفارمنس کے حقائق کا انکشاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز ہی اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں انتظامی طور پر تبدیلی کے بعد بطور ڈائریکٹر کرکٹر محمد حفیظ کا کردار ختم ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق سابق ٹیسٹ کپتان کو بورڈ کے اعلیٰ عہدیداروں کے توسط سے یہ پیغام واضح طور پر دے دیا گیا تھا کہ مستقبل قریب میں ان کی خدمات درکار نہیں ہوں گی۔ دسمبر 2023 میں وہ دورہ آسٹریلیا پر 43 سال کے محمد حفیظ بطور ڈائریکٹر کرکٹر روانہ ہوئے۔ البتہ دورہ نیوزی لینڈ ختم ہونے سے قبل ہی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ چودھری ذکا اشرف اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ان کے بورڈ سے منسلک نہ رہنے سے محمد حفیظ کو خاصا نقصان ہوا، تاہم اپنا عہدہ ختم ہونے پر محمد حفیظ نے قومی ٹیم کی خراب پرفارمنس کے حقائق کا انکشاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے محمد حفیظ نے کہا کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کو ہی ترجیح دی اور پاکستان کی نمائندگی کو فخر سمجھا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काफिले के हमरा बंद रोड के तामीराती कामों का जायजा। पुलिस की भारी नफरी जय वक़ुआ पर मौजूद थी और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए थे। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने न्याजी इंटरचेंज बाबू साबू का इफ्तिताह कर दिया है। मैं बताता चलूं कि 6 माह के मंसूबे को 200 दिनों की कलील रिकॉर्ड मुद्दत में जो है वो मुकम्मल किया गया है। तो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की आमद से कबल जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और वहां पर CCP और लाहौर एक पुलिस की भारी नफरी के हमरा भी मौजूद थे। तकरीबन 30 गाड़ियों का ये काफिला था जो कि आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 30 की स्पीड पर बाकायदा तौर पर रिंग रोड और जो ब्रिज बनाया गया है उसका मुआयना करते रहे और वज़ीर आला पंजाब जो थे बड़ी बखूबी जो है वो तमाम अफसरों के साथ उनका शुक्रिया अदा भी करते रहे और उनका कहना था कि मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जो मेरे साथ मिलकर जिस तरह से DG LD और वजीर हाउसिंग समेत मुतलका दारों के सरबरान को जो है वो शाबाश भी दी गई है और उनका शुक्रिया अदा भी किया कि मेरे अरसे में जो है वो बड़े अच्छे और बड़े बेहतरीन काम जो है वो अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए किए गए। खासकर पुलिस अफसरान की बात की जाए तो जिस तरह से मोहसिन रजा नकवी जैसे ही रिंग रोड पर चढ़े तो पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी और CCP और लाहौर भी उनकी गाड़ी के हमरा मौजूद थे। इसी तरह से सिटी डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले तमाम SHOs भी वहां पर बुलाए गए थे और SP सिटी के सरबराही में तमाम की ड्यूटी भी लगाई गई थी और चारों तरफ से मैं देख सकता था कि जो है वो ट्रैफिक को बंद किया गया था। मोहसिन रजा नकवी जो है वो रावी रोड बत्ती चौक से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाबू साबू इंटरचेंज पर जाकर जो है वो वहां पर इनका काफिला जो था वो इख्तिताम पजीर हो गया और वो अपने घरों की जानिब वापस चले गए। पुलिस के इंतहाई जो है वो सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और देखा जा सकता था कि रिंग रोड जो था वहां पर चारों तरफ से जो है वो लोग भी देख रहे थे कि मोहसिन रजा नकवी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी जो कि शहरियों को आगे नहीं आने दे रही थी। मोहसिन रजा नकवी ने जो है वो जाती बार तमाम अपने साथ जो अफसरान थे उनका शुक्रिया अदा भी किया है। जी वसीम साबिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वसीम। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि नामवर गजल गायक गुलाम अब्बास हलालत के बायस CMH अस्पताल में जेर इलाज हैं। वज़ीर इत्तलाआत व सकाफत पंजाब आमिर मीर ने नोटिस लेते हुए गुलाम अब्बास का फ्री इलाज और माली इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट। नामवर गजल गायक गुलाम अब्बास हलालत के बायस CMH अस्पताल में दाखिल हो गए। 70 साल नामवर गजल गायक को मुख्तलिफ आर्जे लाहक हो गए हैं। एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। गुलाम अब्बास ज़ियाबतिस के साथ साथ फेफड़ों के आर्जे में भी मुब्तला हैं। वज़ीर इत्तलाआत व सकाफत पंजाब आमिर मीर ने मारूफ गुलकार गुलाम अब्बास की बीमारी का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर उनके फ्री इलाज और माली इमदाद की हिदायत जारी कर दी हैं। जद तक मेरे साबित साने प्यार मेरा ईमान रहेगा, जद तक मेरे साबित साने प्यार मेरा ईमान रहेगा। आमिर मीर ने मारूफ गजल गायक गुलाम अब्बास की सेहत याबी के लिए दुआ करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला गुलाम अब्बास को सेहत कामला अता फरमाए। आमिर मीर का कहना था कि गुलाम अब्बास पाकिस्तानी कौम का अजीम असासा है। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। वज़ीर इत्तलाआत का मजीद कहना था कि गुलाम अब्बास ने फन्ने मौसीकी में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गुलकार गुलाम अब्बास ने पाक फौज के लिए भी लाजवाल गीत गाए हैं।
सजादा नशीन दरबार हजरत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह सैयद हैदर अली गिलानी से नेपाली सफीर तपास अधिकारी की पीर हाउस बरी इमाम सरकार में मुलाकात। दो तरफा इलाकाई, मजहबी, रूहानी और समाजी अमूर पर गुफ्तगू हुई। इस मौका पर तसव्वुफ, औलिया अल्लाह के तशख़्ख़ुस और दीन इस्लाम में दीगर मज़ाहब के हवाले से गुंजाइश के अलावा बैनुल मज़ाहब हम आहंगी पर गुफ्तगू की गई। पीर सैयद हैदर अली गिलानी ने कहा कि हमारा मजहब दरअसल मजहब इंसानियत है और इंसानियत को किसी भी तकसीम पर मुकद्दम जानता है। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना कहते हैं कि लाहौर कलंदर PSL 9 जीतकर अपनी हैट्रिक मुकम्मल करेगा। कलंदर्स ने भरपूर तैयारी की है। शाहीन अफरीदी की क़यादत में अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। उन्होंने बताया कि लीग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है लाहौर कलंदर्स शाहीन अफरीदी की क़यादत में टाइटल जीतने की हैट्रिक करेगी। लाहौर कलंदर्स को अपने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें हैं। वो बहुत बासलाहियत खिलाड़ी हैं। मैंने हिम्मत नहीं हारी, जब नसीब में हुआ तो कम बैक जरूर करूंगा। अव्वलीन कोशिश यही है कि PSL में अच्छा परफॉर्म करूं। पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन आसिफ अली कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से पहला सीजन खेल रहा हूं। बड़े अच्छे माहौल में ट्रेनिंग जारी है। बाबर आजम का बड़ापन है कि मुझ पर एतमाद करके अपनी टीम में लिया। क्रिकेट का खेल एक प्रेशर गेम है, इस चीज को अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है। बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ टीमों से खेलने का तजुर्बा है। जिस चीज में थोड़ी कमी थी उस पर काम किया है। PSL में उन्हें दिखाने की कोशिश करूंगा। जारे मिजाज बल्लेबाज ने कहा है कि अच्छा परफॉर्म करूंगा तो टीम में कम बैक कर सकूंगा। खबर शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया से, तो आपको बताएं कि अदाकारा सायरा यूसुफ की जानिब से अपने साबिक शौहर अदाकार शहरोज सब्जवारी की बेटी सदफ कमल की प्यार करने पर अदाकारा की तारीफें की जा रही हैं। सायरा यूसुफ ने 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के मौका पर बेटी नूरे और सदफ कमल की बेटी के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की। तस्वीर में सायरा को सदफ कमल और साबिक शौहर शहरोज सब्जवारी की कमसिन बेटी को गोद में लेकर प्यार करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर में सायरा यूसुफ की अपनी बेटी भी उनके पहलू में दिखाई देती है, जबकि उनके साथ खानदान की एक और बच्ची भी खड़ी है। अदाकारा की जानिब से तस्वीर शेयर किए जाने के बाद उनकी तारीफें की गई और लोगों ने उनसे पूछा कि कोई भी खातून किस तरह सायरा यूसुफ जैसी बन सकती है। इस हवाले से वो एक किताब लिखें। सारिफीन ने अदाकारा की जानिब से साबिक शौहर शहरोज सब्जवारी और सदफ कमल की बेटी को प्यार दिए जाने पर सायरा यूसुफ की तारीफें करते हुए लिखा कि वो आजकल के दौर में खवातीन के लिए रोल मॉडल और मिसाल है। और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा किन्जा हाशमी भी भारतीय पंजाबी फिल्म में जलवागर होने को तैयार हैं। किन्जा हाशमी और भारतीय अदाकार जैसे गिल ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अपनी नई आने वाली भारतीय पंजाबी फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसमें बताया गया है कि फिल्म का नाम हाल की ये रखा गया। इस फिल्म की कहानी अमान संधू और तैयब मदनी ने लिखी है, जबकि इसे तैयब मदनी, अमनप्रीत सिंह और रजविंदर सिंह ने प्रोड्यूस किया है। पोस्टर में बताया गया है कि फिल्म हाल की ये में किन्जा हाशमी के अलावा पाकिस्तानी पंजाबी कॉमेडियन अदाकारा हनी अलबेला भी जलवागर होंगे। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।